स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस। तो आइए शुरू करते हैं तेजी से और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस की डिटेल्स पढ़ेंगे, ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद उसका ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके इसको समझ लेंगे। तो आइए शुरू कर दें फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस। देखिए, इनफैक्ट जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें तीन तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। तीन तरह के कौन से वाइब्रेशंस हो सकते हैं? पहला है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, दूसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशन और तीसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। मैंने कौन से तीन वाइब्रेशन बोले, फिर से ध्यान से सुनिए और याद करिए। पहला है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस, दूसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशंस और तीसरे हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस। आखिर ये क्या है? फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन से क्या मतलब है, फोर्स्ड वाइब्रेशन से क्या मतलब है, डैम्प्ड वाइब्रेशन से क्या मतलब है, हमें इसको क्लियर करना है, जो आप मेरे 3 वीडियोस में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस के डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके क्लियरली समझने देंगे इसको। तो आइए देखें। तो सवाल उठता है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस। देखिए, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जैसा कि हम जानते हैं वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस साउंड की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, एक सर्टेन एम्पलीट्यूड होगा, सर्टेन वेवलेंथ होगी, यानी कि ये उसके फीचर्स होंगे। वो साउंड जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बिना मीडियम के वैक्यूम में तो साउंड चलेगी नहीं, और जब वो मीडियम में साउंड चलेगी, प्रोपेगेट करेगी, तो उसमें जो वाइब्रेशंस हैं, उनके वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहां पर एक टर्म ये आती है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस। हर बॉडी, दुनिया भर में जितनी भी बॉडीज हैं, सभी बॉडीज वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है जिसमें वो मॉलिक्यूल्स और एटम उनके अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। तो वो बॉडी वाइब्रेट करती है। हर बॉडी की अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है। मींस एक सेकंड में कितनी बार उसमें वाइब्रेशंस होंगे, ऑसिलेशंस होंगे, वो उस बॉडी की अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मींस वो वाइब्रेशंस नेचुरल वाइब्रेशंस हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक कोई बॉडी है, से एक पेन है, वो पेन 50 बार एक सेकंड में उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे उस बॉडी या उस पेन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो इस वाइब्रेशन को हम नेचुरल वाइब्रेशन कह रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि ये वाइब्रेशन किसी और अफेक्ट से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, सराउंडिंग की जो कंडीशंस हैं उनसे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। उस समय पर जो ये वाइब्रेशंस हैं वो नेचुरल वाइब्रेशंस हैं, वो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस हैं। तो पहला पॉइंट यही आता है कि पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, अभी अभी मैंने आपसे बोला था वो बाहर की किसी सराउंडिंग से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। अगर वो अफेक्टेड हो गए तो वो नेचुरल नहीं रह गए। हम फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बारे में बात करें, हम जो भी बिहेव करते हैं, हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारा अपना नेचुरल होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना बोलें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम ना करें। अगर हम अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं वो हमारा नेचुरल वर्क है। लेकिन अगर हमने फोर्सफुली किसी के कहने से काम किया तो वो हमारा फोर्सफुल वर्क हो गया। इन द सेम वे, जब कोई बॉडी अपनी नेचुरल वाइब्रेशंस को, यानी एक सेकंड में कितनी बार मॉलिक्यूल उसके ऑसिलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करा जाता है, तो वो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस है बॉडी के। और वो तभी पॉसिबल है काउंट करना जब हम एक्सटर्नल फोर्स को अलग कर दें। मींस सिंपल वे में आप एक पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी बॉडी के नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस वही वाइब्रेशंस हैं जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वहां पर एक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट आ गया कीवर्ड पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है लिखना, और हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो आइए इसकी बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, एवरी बॉडी हैज हैविंग इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसा भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑफ द वाइब्रेशन। सो ईच बॉडी वाइब्रेट्स ऑन इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसे किसी बात से मतलब नहीं कि बाहर की बॉडीज में क्या हो रहा है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है और एक्सटर्नल फोर्स वहां एक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, द फ्रीक्वेंसी और द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है और जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है, वो बॉडी के शेप पे, साइज पे, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है।
अब जैसा बॉडी का शेप है, जैसा साइज है, जैसा स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियड और वाइब्रेशन, यानी पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मींस टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है। तो फ्रीक्वेंसी और द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। 2 पॉइंट हो गए। तो ये नेचुरल वाइब्रेशन हर बॉडी के हैं जो उसकी शेप और साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए सारी बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, हर बॉडी अलग अलग तरह की है। तो जिस तरह का शेप है, जिस तरह का साइज है, जिस तरह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है उस बॉडी की, उसी हिसाब से उसमें वाइब्रेशंस होंगे। तो हो सकता है किसी बॉडी में 200 वाइब्रेशंस हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। किसी में 210 हो रहे हैं तो 210 है। सिमिलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन सभी बॉडी में नहीं होते हैं नेचुरली, हम आर्टिफिशियली जो भी करवाएं। नेचुरली तो हर एक बॉडी की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, उसकी बेसिस पे उसमें वाइब्रेशंस होंगे। तो देखिए हर बॉडी की अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी डिफरेंट बॉडीज वाइब्रेट विद द डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। और अब एक आया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका भी मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस इन दिस सिचुएशन रिमेन कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें वेव का, तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्री वाइब्रेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो 2 वर्ड आ गए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये वाइब्रेशंस होते हैं, और क्योंकि फोर्स तो लग ही नहीं रहा है तो एम्पलीट्यूड में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तो सवाल ये आया, क्या ये वाइब्रेशंस अर्थ पर पॉसिबल हैं? जी नहीं। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये एक आइडियल कंडीशन में है, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में मीडियम है जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो अगर हम एक आइडियल सिचुएशन देखें तो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस कहां होंगे? वैक्यूम में होंगे। तो ये सारे वाइब्रेशंस वैक्यूम में पॉसिबल हैं। एक आइडियल इमेजिनरी सिचुएशन है कि ये वाइब्रेशंस परफेक्ट तरीके से, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, हर बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रही है, इट इज पॉसिबल ओनली ऑन वैक्यूम सिचुएशन। अदरवाइज व्हाट हैपेंस? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सराउंडिंग्स और मीडियम, रेजिस्टेंस ऑफर होती है और उससे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगता है। जब ये डिक्रीज होने लगता है तो उसके रिलेशन में हम एक अभी पढ़ने जाएंगे बाद में अगले वीडियो में, डैम्प्ड वाइब्रेशन यानी डैम्पिंग ऑफ साउंड होने लगती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। तो लास्ट पॉइंट देख लीजिए, फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन ऑकर्स ओनली इन द वैक्यूम बिकॉज मीडियम ऑफर रेजिस्टेंस ड्यू टू विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम, अदरवाइज ये वाइब्रेशंस हो सकते थे। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। अब आपको इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं कि इसमें ग्राफ में हम कैसे एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करेंगे और इसके डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम लोग अगर ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो आपके सामने एक ये ग्राफ बना हुआ है जिसको हम कहते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द फ्री वाइब्रेशंस इन वैक्यूम। देखिए कहां पर है ये? वैक्यूम में है। तो देखिए ये यहां पे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है। इस ग्राफ को ड्रॉ करते समय 2-3 बातों का ध्यान देंगे, जिस बात पे ध्यान ना देने से आपके एग्जामिनेशन में नंबर कट सकते हैं। क्या? जब आप ये ग्राफ बनाएं तो अलोंग द एक्स एक्सिस यहां पे ओ जरूर लिखें, ओरिजिन, और यहां पर एक्स एक्सिस एक्स जरूर मार्क करें, एरो बनाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस छोटी सी पॉइंट के कारण एग्जामिनेशन में बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो यह एरो जरूर बनाएं एक्स एक्सिस, और यहां पे वाई एक्सिस लिखें वाई, और ये एरोज जरूर बनाइए। ग्राफ बनाते समय ध्यान देना है। और यहां पर टाइम को प्लॉट किया है देखिए, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट को, और इनके एरोज जरूर बनाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये ग्राफ बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहने का मतलब है जो ये ग्राफ बन रहा है, ये वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल का ये देखिए ग्राफ है, तो इसमें ये लेंथ और ये लेंथ है, ये सारी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। मींस ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट। तो आपको 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यानी इस लाइन के रिलेशन में ये 2 इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। और ये ग्राफ बनाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आएगा हर जगह पर। यहां भी देखिए ये सारे एम्पलीट्यूड्स हैं और आप देख सकते हैं ये सब कांस्टेंट हैं, तो ये सारे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आएंगे। यहां पर
अगर इसे बनाने में गलती कर दी तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको यह ध्यान देके बनाना है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाना है किसमें, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ फ्री वाइब्रेशन वेयर इन वैक्यूम। ये सेंटेंस भी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तो आप डिसाइड करेंगे ये कहां पर हो रहे हैं वाइब्रेशंस। ये ग्राफ हो गया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस तरह के एग्जांपल्स जो हम एक सिचुएशन में आइडियली लेके चलते हैं हमारी अर्थ पे, क्योंकि यहां पर तो वैक्यूम है ही नहीं, यहां तो मीडियम है, रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। तो देखिए हर चीज में एनर्जी का लॉस हो जाता है। अब अगर एनर्जी का लॉस हो जा रहा है तो हम कैसे पता लगाएं कि इसमें क्या फ्री वाइब्रेशंस हो रहे हैं। देखिए जैसा अभी मैंने आपसे बोला, हर बॉडी में फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस तो होते हैं, पर वो लॉस ऑफ एनर्जी होने के कारण ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगता है, तो वो वाइब्रेशन थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं। लेकिन हर बॉडी के अपने नेचुरल वाइब्रेशंस तो हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे उस बॉडी के, जो भी पर्टिकुलर बॉडी है, उसके नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस कहां से आते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं और कौन कौन से फैक्टर उसको डिसाइड करते हैं। नो मैटर वो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, हो जाने दीजिए क्योंकि मीडियम है तो ये तो होगा। लेकिन कुछ एग्जांपल से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है अबाउट द सिंपल पेंडुलम। आप सब क्लास 9 में पेंडुलम के बारे में पढ़ के आए हैं। तो देखिए ये एक पेंडुलम है जो एक सपोर्ट से लटका हुआ है, यहां ये सपोर्ट और ये इफेक्टिव लेंथ है थ्रेड जो इसके मिडिल तक आती है। ये बॉब है इसका, दिस इज बॉब। आप जानते हैं कि पेंडुलम के वाइब्रेशंस जब होते हैं तो उसके बॉब के मास का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी नो इफेक्ट ड्यू टू हैवीनेस ऑफ द बॉब और मास ऑफ द बॉब। भारी हो चाहे हल्का हो, इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, दो चीजें हैं जिसका आप फॉर्मूला जानते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। जब ये पेंडुलम अपनी पोजीशन से इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो L क्या है, ये अफेक्टिव लेंथ, इस सपोर्ट पॉइंट से लेके इस थ्रेड के बॉब के मिडिल तक ये अफेक्टिव लेंथ है, और यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एक्ट कर रहा है। तो अफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करेगा वाइब्रेशन ऑफ पीरियड, यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या पीरियड ऑफ टाइम पीरियड। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G में स्क्वायर रूट के टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। दो पॉइंट्स आ गए। तो देखिए एज वी नो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी जब टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, या टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन T होता है। नेचुरली टाइम पीरियड बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस इन द सिंपल पेंडुलम और फ्री वाइब्रेशंस जो हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। पहला है लेंथ ऑफ द थ्रेड और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी कहां, एट दैट प्लेस वेयर द पेंडुलम इज अटैच्ड। मतलब आप देखिए ऐसे समझ लीजिए, आपने पेंडुलम को अर्थ पे लटकाया, कहीं सपोर्ट पे लेके अर्थ पे लटका के उसमें वाइब्रेशंस गिन रहे हैं। तो देखिए थ्रेड की लेंथ अगर 5 मीटर है तो वो 5 मीटर है, 2 मीटर है तो 2 मीटर है, वो तो चेंज नहीं हुई। और ग्रेविटी कितनी है अर्थ पे हर जगह, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, तो उससे इनवर्स निकाल के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब आप इसको मून पे लेके चले गए, तो क्या थ्रेड की लेंथ बदलेगी, नो, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 1/6 हो जाएगी मून पे, तो नेचुरली टाइम पीरियड बदल जाएगा। टाइम पीरियड बदल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन द मून विल बी डिफरेंट नेचुरल वाइब्रेशंस के रिस्पेक्ट में, और अर्थ पे भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी दो बातों पे डिपेंड कर रही है, लेंथ और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। अगर हम इन दो फैक्टर्स में चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बदल जाएगी। अब सवाल उठता है, जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है हल्के 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 रुक जाता है अपनी पोजीशन पे, भाई क्यों रुक जाता है? स्टार्टिंग में तो उसने अपना नेचुरल वाइब्रेशन दिखाया पहली बार, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहे थे। जैसा मैंने बोला कि ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं हो सकता था। ध्यान देने की बात है, ये वाइब्रेशंस होते कंटिन्यूअसली होते विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड अगर यहां पर वैक्यूम होता, लेकिन वैक्यूम नहीं है, यहां पर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मीडियम है, तो उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। नो मैटर, इन दो फैक्टर्स पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। हल्के हल्के एनर्जी लॉस होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और ऑसिलेशन हल्के हल्के उसके स्टॉप हो जाएंगे। पहला एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस के।
फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का अब हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया गया एक सपोर्ट से और उस पर एक लोड लटका दिया गया। तो देखिए आपके सामने ये एक सपोर्ट लगा के स्प्रिंग को अटैच किया गया सपोर्ट से और यहां पर ये लोड लगा दिया गया स्प्रिंग के एंड पे। अब ये जब लोड लटकाया तो ये लोड नीचे को आप स्ट्रेच करिए या इसे दबाइए, दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे या इसको कंप्रेस करेंगे ऊपर को, तो स्प्रिंग खींचेगी या दबेगी। तो कुछ भी काम हो सकता है। लोड नीचे को आएगा विद द mg वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट से, या ऊपर को ले जाएंगे। आप जब इसे नीचे लाएंगे तो इंक्रीज इन लेंथ होगा, जब ऊपर को ले जाएंगे तो जब कंप्रेस होने पे डिक्रीज इन लेंथ होगा, यानी कि इसे खींचा या दबाया और छोड़ दिया तो आप सब जानते हैं क्या होगा, स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगी। मींस अगर नीचे को लाएंगे तो स्प्रिंग ऊपर को लोड को लेके जाएगी, उसको ऊपर को दबाएंगे तो वो नीचे को आएगी। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी जो आप भी फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जितना इंक्रीज इन लेंथ हुआ। स्प्रिंग की लेंथ नहीं, इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि ज्यादा नीचे तक खींचा तो ज्यादा ऊपर तक आएगा। तो ये जो फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी किसकी? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ड्यू टू लोड। ये जो फोर्स है जब इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ओपन किया तो एक कांस्टेंट विद द नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स की। तो के कहते हैं इसको, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की हार्डनेस पे डिपेंड करता है। सब जानेंगे कि एक छोटी सी स्प्रिंग, पतली सी स्प्रिंग जो कि पैन में लगाई जाती है, वो बड़ी जल्दी खिंच जाती है, उसकी पैन की रिफिल निकल के देखिए बाहर आ जाती है। लेकिन इसी तरह की स्प्रिंग आपके सोफे में लगी होती हैं, इसी तरह की मजबूत स्प्रिंग आपके गाड़ी के शॉकर्स में लगी होती हैं, वो हल्के हल्के जर्क देती हैं। दोनों सबकी नेचर में फर्क है। तो उससे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स और उसके थ्रू होने वाला एक्सपेंशन या कंप्रेशन भी तो डिफरेंट है। यानी हर स्प्रिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है कि हम उस पर कितना लोड लगा रहे हैं और उससे कितना उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसकी हार्डनेस और नेचर पे डिपेंड कर रहा है। मींस तो K इज इक्वल टू F अपॉन L लिख लेते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस KL लिखते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ओपन करके। इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो यहां पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो जो नेचुरल वाइब्रेशंस हैं, वो उसकी हार्डनेस पे डिपेंड कर रहे हैं, एलोंगेशन से या कंप्रेशन से स्प्रिंग की ड्यू टू लोड। मींस ये जो नेचुरल फ्री वाइब्रेशन इन द स्प्रिंग है वो हार्डनेस से रिलेटेड है। तो लोड सस्पेंडेड बाय ये स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस, यानी किसी लोड को स्ट्रेच किया लटका के स्प्रिंग को या कंप्रेस किया, देन इट इज रिलीज्ड एंड तो ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है और इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? फोर्स कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन है, और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उसके फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसको हम हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग इन सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वाइब्रेशंस भी नेचुरल वाइब्रेशन है, क्योंकि हर बॉडी के वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन है। हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं ये नेचुरल वाइब्रेशन किस पॉइंट पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो इस स्प्रिंग में लोड लगाने पर जो की फैक्टर आया, की वर्ड आया कि ये वाइब्रेशंस, नेचुरल वाइब्रेशन किस पर डिपेंड करते हैं? उसके स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी उसकी हार्डनेस। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? हार्डनेस और नेचर ऑफ द स्प्रिंग। आइए अब थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन को कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट से कैसे कोरिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। देखिए, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं टाइम पीरियड निकालने का या वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज को निकालने का। T इज इक्वल या F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन M। K इज द फोर्स कांस्टेंट और M इज द मास ऑफ लोड। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के रिलेशन में आ रहा है, यानी स्प्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है F इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K अपॉन M। एक बात, जैसा कि मैंने बोला कि स्प्रिंग की जो नेचर होती है, यानी जो फोर्स कांस्टेंट है, यानी उसकी जो हार्डनेस है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस कैसे होंगे, या इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना लोड लटकाया हुआ है। देखिए, उसको समझने की कोशिश करें तो हमने एक पहला यहां पे एग्जांपल लिया है जिसमें सेम स्प्रिंग इज यूज्ड यूजिंग द डिफरेंट मास ऑफ लोड। मतलब देखिए, ये दो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है A, ये स्प्रिंग है B, दोनों सेम साइज की, सेम थिकनेस की स्प्रिंग है। एग्जैक्टली सेम है कि एक स्प्रिंग के दो टुकड़े करके इक्वली साइज के दो टुकड़े लटका दिए, यानी कि दोनों का फोर्स कांस्टेंट के सिमिलर होगा।
यानी दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट सेम है, लेकिन हमने देखिए क्या किया है, यहां पर एक लाइटर मास लटकाया है लोड और यहां पे हैवी लोड लटका दिया है। तो जरा सोच के देखिए, जब ये नीचे को जाएगा नेचुरली या खींचे तो कौन सा पार्ट नीचे ज्यादा जाएगा, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि ये हैवी लोड है, ये स्प्रिंग को ज्यादा नीचे तक ले जाएगा। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अलग होगा, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां पे किस बात पे भी डिपेंड कर रही थी, नो मैटर के सेम था, लेकिन मास अलग या लोड अलग हो जाने से, लोड का मास अलग हो जाने से दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बदल गई। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम देखिए हमने डिफरेंट स्प्रिंग यूज करी है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, पेन की रिफिल में बहुत पतली स्प्रिंग है, सोफे में मोटी स्प्रिंग है, और कार में जो शॉकर्स हैं वो तो बहुत मोटी स्प्रिंग है। तो देखिए पेन के रिफिल के बिहेवियर में और कार पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो शॉकर्स होते हैं उसके बिहेवियर में बहुत फर्क है, क्योंकि थिकनेस फर्क है स्प्रिंग में। तो देखिए यहां पे दो स्प्रिंग लगाई हैं, ये बहुत थिन स्प्रिंग है और ये बहुत थिक स्प्रिंग है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसका मतलब दोनों का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है। तो यहां पर अगर ये K1 है तो ये K2 है, लेकिन हमने क्या किया, यहां पे दोनों जगह मास इक्वल लगाया है, यानी लोड दोनों जगह इक्वल है। तो क्या होगा आप सोच के देखिए, जब ये वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, तो ये ज्यादा नीचे तक आ जाएगा और फिर ये वापस ऊपर आएगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इसमें डिफरेंट होगी और इसमें डिफरेंट होगी, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें कम फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है। ये तो ज्यादा नीचे वाइब्रेट कर ही नहीं पाएगा, एलोंगेशन और कंप्रेशन इसमें मुश्किल से होगा और कम होगा। तो यहां पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाएंगी। अब हम लोग इसका अगला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक और अगला एक एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड। देखिए ट्यूनिंग फॉर्क एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस इन द लेबोरेटरी प्रोड्यूस करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरह के रेजोनेंस के एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट तरह के और एक्सपेरिमेंट साउंड से रिलेटेड। तो देखिए आपके सामने ये ट्यूनिंग फॉर्क बना हुआ है जिसका ये हैंडल है और ये दो इसके प्रोंग्स हैं। ये दोनों जो साइड्स हैं इसकी ये इक्वल साइज की होती हैं, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ मटेरियल होता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क की खास बात क्या होती है कि जब इसको हम किसी रबर पैड पे हिट करते हैं तो इसके प्रोंग्स हिलना शुरू कर देते हैं और सेम तरफ एक साथ ऐसे ऐसे हिलते हैं, यानी ये वाइब्रेट करते हैं किस पर, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसे ही आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट किया तो देखिए यहां पे ये ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। ये वाइब्रेशंस लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करते हैं एयर में, यानी ये नेचुरल वाइब्रेशंस हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क के। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, इसका मतलब 256 256 वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड हो रहे हैं। तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है, और यहां पे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसके नेचुरल वाइब्रेशन है। और एक यूनिक बात और है, ये ट्यूनिंग फॉर्क बनाने का जो तरीका है, ये जो डिवाइस है, हम क्यों इसे एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के रिलेशन में इन लेबोरेटरी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ये प्रोड्यूस करता ही है, एट द सेम टाइम इससे प्योर नोट प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर नोट? प्योर नोट का मतलब है साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम प्योर नोट यानी कि साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरी में बाय हिटिंग इट ऑन द रबर पैड। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होंगी, इसमें इस तरह से वाइब्रेशंस होंगे, प्रोंग्स इसके हिलेंगे और प्योर नोट ऑफ द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी हमको रिसीव हो जाएगी हमारे कानों पर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ऑर्गन पाइप से रिलेटेड। ऑर्गन पाइप मींस एक पाइप जो दोनों तरफ से खुला हुआ है या एक तरफ से खुला हुआ है, जिसे हम ऑर्गन पाइप कहते हैं, और इसका एप्लीकेशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, लाइक बांसुरी, फ्लूट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देखते हैं वाटर बकेट, पानी की बाल्टी जिसमें पानी भर रहा होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप टैप खोल दें और पानी बाल्टी में भर रहा है तो जैसे जैसे पानी भरता चला जाता है बाल्टी में, आवाज में बदलाव आता जाता है। ऐसा क्यों होता है यह सोचना है। आप एक पेन को उसकी कैप को लेके उस पर फूकिए तो विसल जैसी आवाज निकलती है, आप एक ओपन पाइप को लेके फूकिए तो उससे आवाज निकलती है। आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बजाते हैं
पाइप ऑर्गन्स या ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बजाते हैं तो उनसे जो आवाज निकलती है, या बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी पे हम फिंगर्स रखते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उससे आवाज बदलती है। आवाज बदलती है मींस फ्रीक्वेंसी बदलती है। ये क्यों बदलती है? फ्रीक्वेंसी इसलिए बदलती है क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम बदल जाता है, और वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। मींस कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ इस तरह की डिवाइसेज हैं जिसे हम ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो हमको यहां पर अब समझना है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन इन द ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। एयर कॉलम मींस उस ऑर्गन पाइप के अंदर बनने वाला एयर का कॉलम, एयर जितनी जगह पे भरी हुई है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम। इनके एग्जाम्पल क्या लिए हैं? फ्लूइड, ऑर्गन पाइप, और कुछ डायग्राम भी बने हुए हैं, जैसे बकेट में पानी भर रहा है, बांसुरी है, या ये दो पाइप्स बने हुए हैं। तो देखिए इनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस इन द एयर कॉलम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम होती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, यही इसका रीजन है, कीवर्ड है, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, जितनी लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए इस बात को समझते हैं एक एक एग्जाम्पल को लेके। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप मींस यहां भी ओपन है, इधर भी ओपन है। तो आप ये मत समझिएगा कि यहां से हमने एयर को फूका तो यहां से एयर बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आपने एयर को ब्लो किया तो एयर इसके अंदर आ गई, और ये पूरे रीजन में एयर वाइब्रेट करेगी, इसके अंदर वेव्स चलेंगी, तो ये कहलाएगी इसकी लेंथ ऑफ एयर कॉलम, यहां से यहां तक जो लेंथ ऑफ पाइप है। अब फर्क क्या है, ये दोनों जगह पे ओपन है। दूसरा देखें, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहलाता है क्योंकि ये एक तरफ से बंद है, तो जब आप इसमें एयर ब्लो करेंगे तो भी एयर यहां चलेगी, बस थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि यहां पे एयर आएगी, वाइब्रेशंस होंगे और यहीं से टकरा के वापस होगी। तो इसका ये एंड पॉइंट है, ये दोनों ओपन पॉइंट है। तो होता क्या है, इससे इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, लेकिन होता वही रीजन है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में हायर क्लासेस में क्लास 11th में पढ़ते हैं, फिलहाल आपको यहां इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। जब ओपन ऑर्गन पाइप होता है तो फ्रीक्वेंसीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो आएगा वो F1, F2, F3 1:2:3 के रिलेशन में आएगा। ये सब इंटीजर्स होंगे, मल्टीपल इंटीजर्स। फ्रीक्वेंसीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर होती है सेकेंडरी, टर्शियरी और ओवरटोन्स, जिन्हों हम एसेसरी टोन्स भी कहते हैं। उन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2:3 के प्रोपोर्शन में आता चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा टर्म। जब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेते हैं, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी। मैं बार बार देखिए टर्म यूज कर रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेकिन यहां फ्रीक्वेंसीज का रेशियो बदल जाता है 1:3:5, यानी ऑड इंटीजर्स की फॉर्म में ये अरेंजमेंट बनने लगता है। ये फंडामेंटल टोन और प्राइमरी टोन है, प्रिंसिपल टोन है, और इसके बाद सारी ये एसेसरी टोन 1:3:5:7 के रेशियो में बढ़ती जाती हैं। तो आपने ये दो एग्जाम्पल समझ लिए, इतना सफिशिएंट है आपके लेवल पे। उसके बाद देखिए अब दो एग्जाम्पल मैंने और लिए हैं, एक बांसुरी या फ्लूइड का और एक वाटर बकेट का। देखिए बांसुरी में क्या होता है, आप एयर ब्लो करते हैं और ये ओपनिंग्स होती हैं जिसपे आप फिंगर रख के दबाते हैं। जब आप फिंगर रख के दबाते हैं तो अफेक्टिव लेंथ बदलती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर फिंगर रख दी इस ओपनिंग पे और यहां से एयर ब्लो कर रहे हैं, तो देखिए अब अफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहां तक हो गई। अगर आप यहां तक फिंगर रख दें, सबको दबा दें, तो अफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा हो गई। मींस आप कई सारे होल्स को अगर दबा दें तो अफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एयर यहां तक आएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, पूरे लेंथ में आएगी। यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लूइड विल डिक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज। और ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि प्रेसिंग ऑफ होल आप किस लोकेशन तक कर रहे हैं। ऐसे ही वाटर बकेट में जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, आपने टैप खोला और पानी भरना शुरू किया। अब देखिए पानी इस लेवल तक है, तो देखिए लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा है। अगर ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, यहां देखें पानी ज्यादा भर गया, यानी वाटर कॉलम ज्यादा हो गया, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो गई। तो अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा है और ये इनवर्सली रिलेटेड है किसके, फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां पर
कम होगी क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा है। इस सिचुएशन में जब पानी ज्यादा भर गया तो वाटर कॉलम ज्यादा हो गया, एयर कॉलम कम हो गया। अगर ये एयर कॉलम कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू कर देगी, यानी जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरता जाता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होती जाती है तो फ्रीक्वेंसी हायर होने लगती है, हाई पिच की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशंस समझ में आ गए होंगे एयर कॉलम के रिस्पेक्ट में, जिसमें कि एयर कॉलम में फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम होती है। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का इन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मींस लाइक सितार, गिटार, सोनोमीटर। देखिए इसमें आप सितार और गिटार को तो समझते हैं, सोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट पर्पसेस के लिए इन फिजिक्स, साउंड के एक्सपेरिमेंट से रिलेशन में होते सब एक ही से हैं। तो देखिए आपके सामने एक ये वायर बना हुआ है जिसमें स्ट्रिंग लगी हुई है, यानी कि ये स्ट्रिंग है, मेटेलिक वायर है। इसमें अगर आप प्लकिंग करें यानी इसको हिट करें तो इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे वो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस होंगे। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ द डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होंगे जो उस वायर की नेचर पे डिपेंड करेगा। और जो यहां पे वेव प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ध्यान रखिएगा कैसी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं जो यहां प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार में जब उनको प्लग किया जाता है तो उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं जो डेफिनेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है F is equal to 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले तीन फैक्टर्स देख लें जिसपे इनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है और ये बड़े लॉजिकल फैक्टर्स हैं। अभी इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसवर्स वेव है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर होती है। जो ये इफेक्टिव लेंथ है प्लकिंग करते हैं जिसपे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किस तरह से अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी यहां पर जो देखिए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग होती है। जो सिलिंड्रिकल वायर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, उसकी जो रेडियस है वो आर है। तो आर अगर ज्यादा है यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो वायर थिक है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहां भी फॉर्मूले में स्क्वायर रूट में इनवर्सली आ रहा है। तीसरा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन होती है, टी, टेंशन इन द वायर यानी फोर्स अप्लाइड जो हो रहा है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करें। तो तीन फैक्टर तो बिल्कुल क्लियर हो गए। लेंथ के फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए ये दिख रहा है फॉर्मूले में। स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस यानी कि जिसे हम रेडियस ऑफ द वायर कहते हैं सिंपली। तो कैसे, फॉर एग्जांपल एक गिटार है, गिटार में आप देखते हैं ट्यूनिंग करते हैं उसकी तो वायर को टाइट करें। अगर वायर को टाइट करें तो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाती है। अगर लेंथ कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, अगर हम टाइट करते हैं तो लेंथ कम होने से टेंशन भी तो बढ़ जाती है वायर में। तो देखिए टेंशन बढ़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है वायर में। एट द सेम टाइम आप देखते हैं गिटार में कई सारे वायर होते हैं, मोटे पतले। तो पतले वायर का मतलब है रेडियस कम है उस वायर की, सिलिंड्रिकल वायर की, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो पतला वायर है। और अगर रेडियस कम है तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी, तभी तो पतले वायर से हायर फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है और जो मोटा वायर है उससे लेस फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है क्योंकि उसमें रेडियस ज्यादा है। दूसरी बात आती है, हमने यहां पे पाई आर स्क्वायर डी क्यों लिखा है। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर हम मास की बात करें तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, सबको पता है। अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, ये भी क्लियर है। तो एरिया को सिलिंड्रिकल वायर में क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया मास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डी। अब हमने बोला ना मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है तो दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एल कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर डी। तो यहां पाई आर स्क्वायर डी आ गया। डी इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल है और एम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर आ गया। इन दिस वे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग वायर किस तरह से प्लकिंग पे डिपेंड करती है। अभी हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि प्लकिंग की पोजीशन बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि पियानो, हारमोनियम, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें क्या होता है, हम जब उनकी कीज को प्रेस करते हैं तो उसकी कीज की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज हैं, उसमें ऑक्टेव है, सारे गामा पाधा नीसा जो उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, F, 2F, 3F, 4F, व्हाटएवर मे बी द फ्रीक्वेंसी। उन फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन में स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं।
तो क्या होता है, उन कीज से स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, जब आप उन कीज को प्रेस करते हैं तो उसके रिलेशन में जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो अपनी सेट फ्रीक्वेंसीज के नेचुरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती हैं। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट लाइक द पियानो, हारमोनियम, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनमें क्या होता है, व्हेन वी स्ट्राइक देयर कीज द वेरियस स्ट्रिंग्स आर सेट इनटू वाइब्रेशन व्हिच आर कनेक्टेड विद द कीज और वी गेट द वाइब्रेशंस ऑफ देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से एक म्यूजिकल वे में आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसपे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि हमारी सारी साउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी इसी में मिला हुआ है। तो देखिए क्या है, आपके सामने एक ये वायर को लगा दिया गया, स्ट्रिंग को लगा दिया गया दो सपोर्ट्स के बीच में, ये एक सपोर्ट और इससे ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ये सपोर्ट। ये तीन सिचुएशंस हैं सेम वायर की, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन। तो देखिए क्या है, जब इस वायर को लगा दिया, इस वायर की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओके। अब हमने क्या किया, इस वायर को प्लग किया, हिट किया, कहां से, मिडिल से। इसको हमने मिडिल से प्लग किया। प्लकिंग मींस हिट करना। जब हम प्लकिंग करेंगे तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जैसा कि आपसे कई बार डिस्कस किया जा चुका है। तो देखिए, इसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी मिडिल से प्लग करने पे, वो इस तरह की कुछ एक लूप में प्रोड्यूस होगी। यहां से जाने वाली इंसिडेंट वेव होगी और वापस आने वाली है रिफ्लेक्टेड वेव होगी, तो ये वापस आ जाएंगे, वाइब्रेशन हो गया। अब देखिए दूसरी बात, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी प्लकिंग की पोजीशन को 1/4 कर दें, यानी एक एंड से 1/4 पोजीशन पे, किस पे, 1/4, ये था हाफ पोजीशन पे, मिडिल पे। अब हमने 1/4 पोजीशन से हिट किया, तो हम देखते हैं इसमें जो इंसिडेंट वेव है वो इस तरह से वाइब्रेशन होगा और ये वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो लूप बन जाएंगे। अगर आप अब इसको 1/6 पोजीशन से प्लग कर दें, 1/6 पोजीशन, देखिए मैं एक रिलेशनशिप में कर रहा हूं, हाफ, 1/4, 1/6, तो यहां पे आप देखेंगे तीन लूप बन जाएंगे। देखिए ये पहला बना, दूसरा और ये तीसरा, और ये रिफ्लेक्टेड सिचुएशन से वेव वापस आ गई, तो ये तीन लूप बन के तैयार हो जाएंगे। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका वैसा ही मतलब है जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप एक गिटार देखते हैं, गिटार में क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन पे, गिटार में क्या होता है कि एक फिक्स पोजीशन से प्लकिंग की जाती है और सामने से म्यूजिशियन उसमें फिंगर्स को अपने लेंथ पे वायर को बदलता है। तो देखिए पोजीशंस ऑफ लेंथ, इफेक्टिव लेंथ है, उसको बदलता है। कैसे, पोजीशंस बदल के, फिंगर से अपने पोजीशंस को बदलता है, लेकिन प्लकिंग एक जगह से करता है। लेकिन जब वो प्लकिंग कर रहा है तो प्लकिंग की पोजीशन सेम है, लेकिन जो वायर को दबाने की पोजीशन है वो डिफरेंट हो रही है। तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ बदल रही है। जैसा कि हमने देखा, लेंथ बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलती है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां पे अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो प्लकिंग की पोजीशन बदल दी, क्योंकि वायर की लेंथ तो बदल नहीं सकते, तो हमने एक फिक्स पोजीशन पे वायर को लगा लिया और प्लकिंग की पोजीशन को बदल दिया। तो जब हम मिडिल पे पोजीशन को रख के प्लग करते हैं तो एक लूप प्रोड्यूस होता है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, और ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है फंडामेंटल टोन और प्रिंसिपल टोन और प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी और नोट, और ये लोएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है। ये बिल्कुल वैसी फ्रीक्वेंसी है जैसे कि हम अपने सुरों में बोलते हैं सा रे गामा। तो सा पहला लेवल है, लोअर, किसी भी ऑक्टेव का लोएस्ट मोस्ट, जो सबसे नीचे की फ्रीक्वेंसी का लेवल है। अगर आप इसको 1/4 से प्लग करते हैं तो दो लूप बन रहे हैं, मतलब ये एम्पलीट्यूड कम हो गया। देखिए ये एम्पलीट्यूड इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये फ्रीक्वेंसी 2f। अब जब ये 2f फ्रीक्वेंसी है तो इसका नाम दिया जाता है फर्स्ट सब्सिडरी टोन या नोट। फर्स्ट सब्सिडरी, ये सब्सिडरी है, ये प्रिंसिपल है। जब आप 1/6 पोजीशन से प्लग करते हैं तो तीन लूप बन जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और हायर हो गई और एम्पलीट्यूड और कम हो गया। देखिए इसके कंपैरिजन में ये एम्पलीट्यूड कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी हायर हो गई, तो इसे कहते हैं सेकंड सब्सिडरी टोन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 3f। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट सब्सिडरी है तो ये है 2f इसकी फ्रीक्वेंसी, जब ये सेकंड सब्सिडरी है तो ये है फ्रीक्वेंसी 3f। ध्यान दीजिएगा, नाम है फर्स्ट सब्सिडरी लेकिन फ्रीक्वेंसी 2f, ये है सेकंड सब्सिडरी टोन, फ्रीक्वेंसी है 3f। इन दिस वे हमने देखा कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:3 एंड सो ऑन। दिस इज द फंडामेंटल tone of frequency or principal tone of the frequency f. This is the lowest most frequency with the highest maximum amplitude,
फिर ये 2f 3f 4f इस रेशियो में फ्रीक्वेंसीज आती जाती हैं। आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसीज हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में हैं, मतलब ये डेसिमल नंबर में नहीं है। क्या मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो हमेशा म्यूजिकल टोन में बोलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप किसी से बात कर रहे हैं, या आप कोई गाना सुन रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या वोकल, तो जो सुर निकल रहे हैं उसमें उनका एक रिलेशनशिप होता है, वो रेशियो 1:2:3, 3:5:7, 2:4:6 इस तरह से होगा, कभी डेसिमल में नहीं होगा। और अगर वो डेसिमल में आ गया तो हम कहेंगे वो नॉइज है, उसका सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, मतलब वहां पर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल टोन एंड सब्सिडियरी टोन्स नहीं होता है। अभी आगे चल के हम लोग टिम्बर और क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर यही चीज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में, कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो होती है हमारी फंडामेंटल टोन एफ, और बाकी सारी जितनी हम और साउंड फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो होती हैं सब्सिडियरी टोन्स। और हमेशा हमारा जो साउंड है, हमारी जो वेव फॉर्म है, जो हम बोलते हैं और रिसीव करते हैं, उसमें फंडामेंटल टोन्स का एक कोरिलेशन होता है सब्सिडियरी टोन्स के साथ में, और ये सब मिक्स होके एक हमारा वेव फॉर्म या वेव पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। मींस वेव पैटर्न और वेव फॉर्म, जैसे हम टिम्बर और क्वालिटी कहते हैं, वो हर साउंड का एक पर्टिकुलर है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल टोन एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिडियरी टोन्स, यानी F, 2F, 3F, 4F एंड सो ऑन। इस तरह के रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा है। इनके कॉम्बिनेशन से वो साउंड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्रिएट हो जाता है। यहां पर आप जैसे जैसे प्लकिंग की पोजीशन हाफ से 1/4, 1/6, 1/8 आते जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इसी रिलेशन में 1:2:3:4 के रिलेशन में बढ़ता चला जाएगा। तो आपने इस तरह से समझ लिया कि फंडामेंटल टोन क्या होती हैं और सब्सिडियरी टोन्स क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे थे। वो क्या थे? एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो बॉडी अपनी फ्री नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है, क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। ये एक आइडियल सिचुएशन थी। नाउ अगर हम इन रियलिटी बात करें, हमारी अर्थ पे मीडियम है, मीडियम एज ए एयर है, या कहीं और भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, तो होता क्या है कि साउंड एनर्जी कभी भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। व्हाट विल हैपन? एनर्जी का लॉस हल्के हल्के होने लगेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। मींस एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर देते हैं बॉडी के वाइब्रेशंस पे, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीज होने लगता है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीज होने लगेगा तो जो बॉडी है उसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होने लगेगी। तो देखिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस में बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रहा है, केवल वो रीस्टोरिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और वो वैक्यूम में ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सच में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सच में देखें इन प्रैक्टिकल, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ द मीडियम एंड सराउंडिंग्स there occur energy loss in the body of the vibrations and amplitude decreasing order में आ जाता है। such vibrations are known as damped vibration। तो देखिए, आप देख सकते हैं when a body vibrate in a medium, when a body vibrate in a medium, amplitude decreases with time। पहला पॉइंट आ गया, amplitude is decreasing with time। तो देखिए ग्राफ बना हुआ है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, देखिए वाइब्रेशंस का, वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का एम्पलीट्यूड हो गया। ऐसा होने से क्या हुआ? एम्पलीट्यूड एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और बॉडी इज नॉट वाइब्रेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिकम लेस देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के लेवल पे बॉडी में वाइब्रेशंस होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो देखिए फाइनली व्हाट हैपेंस, ये होते होते एक लेवल आता है जब बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और यहां पर बॉडी स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, यानी वाइब्रेशन ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा एक्ट करने लगते हैं। तो फाइनली बॉडी स्टॉप वाइब्रेटिंग। सच वाइब्रेशंस आर द डैम्प्ड वाइब्रेशन, और इट हैपेंस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस और रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम विच आर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग्स, मतलब मीडियम के चारों ओर से। तो
हो क्या रहा है कि एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड एनर्जी जो लॉस होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली डिसिपेट हो जाती है बॉडी से। तो वी कैन राइट द बॉडी वाइब्रेट कंटिन्यूअसली विद लॉस ऑफ एनर्जी और बाय लूजिंग द एनर्जी इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था, तो उससे वो एनर्जी जो लॉस होती है इट चेंजेस टू द हीट एनर्जी एंड फाइनली गेट डिसिपेटेड, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते सब कुछ खत्म हो जाता है और बॉडी वाइब्रेशन ही खत्म कर देती है। तो आई थिंक आपको ये डैम वाइब्रेशन समझ में आ गया। तो छोटा सा एक कंपैरिजन देख लें फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस का। पहली बात तो ये थी कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, किसमें, फ्री वाइब्रेशंस में, लेकिन डैम वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज हो रहा है। जो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी पे वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन जो डैम्प वाइब्रेशंस है उसमें वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने लेवल से कम होगी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी होगी, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी। दूसरा, इसमें फ्री वाइब्रेशंस में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फ्री वाइब्रेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे जो भी वाइब्रेशन है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स है केवल, और डैम्प्ड वाइब्रेशन में फ्रिक्शनल फोर्स एज एन एक्सटर्नल फोर्स करते हैं काम, जिससे कि एनर्जी लॉस हो जाता है और वो हीट एनर्जी में डिसिपेट होके अल्टीमेटली फाइनली वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं। इन दिस वे आप ये डैम्प्ड वाइब्रेशंस को समझ गए होंगे। टू डिस्कस अबाउट द फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ द चैप्टर साउंड। अभी तक आप पढ़ चुके हैं डैम्प्ड वाइब्रेशंस के बारे में, फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस के बारे में। डैम्प्ड वाइब्रेशन में आपने देखा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा था। अब यहां पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स वाइब्रेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आइए इस बात को शुरू करते हैं। तो देखिए अबाउट द फोर्स वाइब्रेशन क्या है, इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक ये बॉडी है, ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से सुनिएगा, ये उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हमने मान लिया ये 30 हर्ट्ज है। The natural frequency of this body is 30 hertz और ये इस पर वाइब्रेट कर रही है, नेचुरली वाइब्रेट कर रही है, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या किया, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और वो भी कैसा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो देखिए टर्म है, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी विच वाज वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब आप इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंज क्या आ जाते हैं, ये बॉडी अपनी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर जब वाइब्रेट कर रही थी उसको छोड़ के इस फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया, पीरियोडिक फोर्स लगाया, उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को एक्वायर करने लगती है ग्रेजुअली। देखिए बात को समझिएगा, पहले ये बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही थी, और जब हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो मींस द बॉडी एक्वायर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नो लॉन्गर इट वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के ये इसको एक्वायर करने लगती है। पहली बात हो गई। अब देखिए क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो पॉसिबिलिटी एक आती है कि इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी डिसिमिलर रहे। मींस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं है। मींस इस बॉडी ने कंप्लीटली इसको एक्वायर नहीं किया। अगर ऐसा होगा तो इस बॉडी में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, और अगर ये है तो हल्के हल्के डैंपिंग ऑफ साउंड होने लगेगी, एम्पलीट्यूड बहुत छोटे लेवल के होंगे और स्लोली स्लोली साउंड खत्म हो जाएगी, यानी हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। मींस ये बहुत जरूरी है कि दोनों बॉडीज सिमिलर फ्रीक्वेंसी को एक्वायर करें। व्हाट विल हैपन when we apply the external periodic force on a body which was vibrating with its natural frequency, then this body acquire gradually the frequency of the external periodic force, and a level comes when the frequency of the external periodic force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body. Then amplitude becomes very large और body
vibrates with the larger amplitude, such vibrations are known as forced vibrations. तो हमारे सामने कंक्लूजन ये आया कि किसी बॉडी में अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहे हैं तो फोर्स वाइब्रेशन लार्जर एम्पलीट्यूड के होंगे, और ये लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन तभी पॉसिबल हैं जब वाइब्रेटिंग बॉडी जिस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया गया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। दोनों बॉडीज यानी कि वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो अप्लाई किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी सिमिलर हो जाए, तो उस समय पे लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं जिनको हम फोर्स वाइब्रेशंस कह देंगे। इस फोर्स वाइब्रेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स को हम देखेंगे और उसको समझ के इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो आइए पहला एग्जांपल लेते हैं फोर्स वाइब्रेशन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है और हमने क्या किया, एक टेबल टॉप को ले लिया। एक टेबल है, टेबल का टॉप चौड़ा सा सरफेस होता है, देखिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो देखिए पहला टर्म आया उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क को लिया, इस ट्यूनिंग फॉर्क को उसके ऊपर हिट किया। जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस टेबल टॉप के ऊपर हिट करते हैं तो आप देखते हैं एकदम लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है इस टेबल के रीजन में। ऐसा क्यों होता है, आइए समझ लेते हैं इस बात को। तो देखिए व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड ऑन द टेबल टॉप, लार्जर साउंड इज प्रोड्यूस्ड, अ लार्ज वाइब्रेशन, लार्ज एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लगते हैं। मींस वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द टेबल टॉप एंड दीज आर द फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी टेबल टॉप में कैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, फोर्स वाइब्रेशन हो रहे हैं। अगर ये फोर्स वाइब्रेशन है तो हम कहेंगे लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन है। अब सवाल उठता है क्यों, तो देखिए जब ट्यूनिंग फॉर्क को टेबल टॉप पे प्रेस किया गया तो होता क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क के जो एक्सटर्नल फोर्स थे, यहां से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहे थे, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी थी, ये फ्रीक्वेंसी इसमें ट्रांसफर हो गई टेबल टॉप पे, और टेबल टॉप ने कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर ली, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लिया। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। मींस जितनी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की थी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की थी उतनी ही अब टेबल टॉप की फ्रीक्वेंसी हो गई। और जैसा कि फोर्स वाइब्रेशन की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, मींस बॉडी जो है एक्वायर कर लेगी अगर कौन से वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो वहां पे लार्जर वाइब्रेशंस यानी लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू मच लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, a louder sound of the large amplitude is heard. Why? Because the frequency of the vibration of the tabletop become equal to the frequency of the external periodic force produced by the tuning fork. तो आप इस आंसर को बहुत आराम से लिख सकते हैं जिसमें ये सारे कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। क्या कीवर्ड, लार्जर सरफेस एरिया है टेबल टॉप का, तो लार्जर एम्पलीट्यूड के फोर्स वाइब्रेशन टेबल टॉप में आ रहे हैं और लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशन थे वो सब टेबल टॉप में आ गए और टेबल टॉप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं रह गई, उसने कौन से वाइब्रेशंस को एक्वायर कर लिया, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशन से उसको एग्जैक्टली एक्वायर कर लिया और लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन से वो वाइब्रेट करने लगी। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्रामोफोन का जो डायाफ्राम होता है या जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि गिटार है, सितार है, उसका जो साउंड बॉक्स होता है वो वुडन का है बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ है और वो हॉलो होता है अंदर से। ये वुड का क्यों बनाया गया और हॉलो क्यों बनाया गया और बड़े साइज का बनाया जाता है क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। आइए उस बात को समझें। यहां पर भी फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द लार्जर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, गिटार, सितार, कुछ भी कह दीजिए, ये इसका साउंड बॉक्स है। देखिए बड़े साइज का साउंड बॉक्स बनाया गया, यहां पे ये ओपनिंग है इसकी और इसके अंदर एयर चैम्बर है पूरा, यहां पे हवा भरी हुई है, एयर इसके अंदर भरी हुई है, ये इस पे स्ट्रिंग लगी हुई है, यहां पे देखिए ये स्ट्रिंग लगी हुई है। तो इस रीजन को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं जिसके अंदर एयर भरी हुई है। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, लार्जर एरिया है, ध्यान से समझिएगा, सरफेस एरिया इसका बहुत ज्यादा है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एयर कंटेन्ड है। ये साउंड बॉक्स है। ये जो स्ट्रिंग लगी है, जब आप स्ट्रिंग को प्लग करेंगे यानी हिट करेंगे तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। अब आपने देखिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कहां पे लगाया, स्ट्रिंग पे लगाया, बार बार आप इसको प्लग कर रहे हैं तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोड्यूस हुए। वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है और वो फोर्स वाइब्रेशन इसके अंदर जाएंगे। जो यहां पे आपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशंस हैं वो इस एयर चैम्बर के अंदर चले जाएंगे ट्रांसफर होके। तो क्या होगा कि ये जो मीडियम पार्टिकल्स यानी कि एयर के पार्टिकल्स हैं, इनसे जब ये फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस या एनर्जी टकराएगी तो उनमें भी वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे।
व्हाट हैपेंस, जो यहां ये फोर्सफुली आपने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे, वो अंदर जाके ऐसा करते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। किन दोनों की? वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स यानी कि एयर, उनके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है? जैसी कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी। मींस दीज मीडियम पार्टिकल ऑफ एयर इन द साउंड चैम्बर एक्वायर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो यहां से लगाया गया थ्रू द स्ट्रिंग। तो उससे क्या होगा? क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी सिमिलर हो गई, तो यहां पर लार्जर एम्पलीट्यूड के फोर्स्ड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे इस मीडियम में, एयर में, और एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस की। क्योंकि सरफेस एरिया साउंड चैम्बर का ज्यादा है, तो ये निकल के बाहर आएगी और हमको लाउडनेस बहुत ज्यादा सुनाई पड़ेगी और आवाज बहुत ज्यादा जोर से सुनाई पड़ने लगेगी। तो देखिए, व्हेन द स्ट्रिंग आर मेड टू वाइब्रेट, forced vibrations are produced in air of the sound box। साउंड बॉक्स में कैसे वाइब्रेशन आ जाएंगे? फोर्स वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि जो बाहर का एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था उसकी फ्रीक्वेंसी को किसने एक्वायर कर लिया? एयर चैम्बर के अंदर की मीडियम की एयर पार्टिकल्स ने। तो सिंस द सरफेस एरिया ऑफ द साउंड बॉक्स इज ग्रेटर और वेरी लार्ज, so a louder sound is heard of the larger amplitude। इस तरह से ये सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। तो आइए अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशंस के बीच में। तो देखिए, फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है? ये वाइब्रेशंस इन एब्सेंस ऑफ एनी पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स की एब्सेंस में होते हैं यानी वैक्यूम में होते हैं। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया जाए। तो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की प्रेजेंस में फोर्स वाइब्रेशंस होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस इन द फ्री वाइब्रेशंस डिपेंड्स अपॉन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। जैसा शेप होगा, जैसा साइज होगा, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैसी होगी। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसकी शेप और साइज और स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हमने उस पर लगाया, तो बॉडी जो है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, फोर्स वाइब्रेशन में आने के लिए उसको उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को एक्वायर करना पड़ेगा। तो शेप और साइज वहां इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी बिकम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है फ्री वाइब्रेशंस में। लेकिन यहां पर जैसा अभी डिस्कस किया, जब बाहर से फोर्स लगाया तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशंस को एक्वायर करके उसकी फ्रीक्वेंसी को एक्वायर करने की कोशिश करेगी। तो अब दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो एक्वायर नहीं कर पाएगी उस फ्रीक्वेंसी को, तो वहां पे डैंपिंग हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, स्लोली एंड स्लोली वाइब्रेशंस खत्म होने लगेंगे। और अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, बॉडी की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर गए, यानी बॉडी ने एक्वायर कर ली, वाइब्रेटिंग बॉडी ने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लिया, तो लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे और लाउडर साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी। ये फोर्स वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। इन दिस वे आप इन कंपैरिजन को नोट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस की बेसिस पे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड force vibration also here. In the next video we are going to discuss about the resonance, which is also a very important unique example of force vibration. Thank you.